दोपहर का वक्त था। नदी के किनारे ही काव्या बैठकर आर्यन का इंतजार कर रही थी। तभी आर्यन उसके सामने आ जाता है। कहाँ रह गई थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो क्या है ना, माँ की तबीयत ठंड की वजह से ठीक नहीं थी, इसी वजह से आने में वक्त लग गया। देखो, हम पूरे 2 साल से प्रेम करते हैं, लेकिन तुम आज तक कभी वक्त पर नहीं आए हो। मैं गरीब हूँ और तुम एक बड़े ठाकुर की बेटी। हम दोनों का प्रेम ठीक नहीं लगता है। एक अजीब सा डर मन में रहता है। कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तो तुमसे शादी जरूर करूंगी। और वैसे भी प्यार में कोई अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। और आज ही मैं अपने पिता से हम दोनों की शादी की बात करूंगी। क्या सच में? हाँ, क्यों नहीं। अब मैं चलती हूँ, क्योंकि मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कल वक्त पे आ जाना। फिर काव्या वहां से चली जाती है। वहीं दूर पेड़ के पीछे खड़ा एक गांव वाला राघवन सब देख लेता है। अच्छा, तो ठाकुर की बेटी और ये गरीब भिखारी लड़का, दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा है। ये बात तो मुझे जाकर ठाकुर को बताना चाहिए। राघवन वहां से निकल पड़ता है और ठाकुर की हवेली जाता है। अरे राघवन, क्या हो गया? आज बहुत परेशान लग रहा है। अरे सब ठीक तो है ना? ठाकुर साहब, मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनते ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हाँ, ऐसा क्या बताने वाला है तू? जल्दी बताओ। आपकी बेटी काव्या और उस गरीब शांति का बेटा आर्यन, हाँ, दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है। क्या कह रहा है? तुम्हें कैसे पता चला कि उन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है ठाकुर साहब। वो दोनों नदी के किनारे बहुत हंस हंस कर बातें कर रहे थे। हाँ, और बहुत देर तक दोनों बातें करके वहां से चले गए। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी एक गरीब भिखारी से शादी करे, यह मैं कभी नहीं होने दूंगा। आज ही मैं जाकर उस शांति को उसकी औकात दिखा देता हूं। ठाकुर गुस्से में घर से निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ आर्यन जैसे ही घर पहुंचता है। बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। कुछ नहीं, वो मैं अपने दोस्त से मिलने गया था। कौन से दोस्त से मिलने गए थे? मैं जानती हूँ। बेटा, अब भी वक्त है, रुक जाओ। तुम दोनों का प्रेम कोई मंजिल नहीं पाएगा। तुम क्यों ठाकुर की बेटी से मिलने जाते हो? नहीं माँ, मैं उससे मिलने नहीं गया था। झूठ मत बोलो बेटा, मैं तुम्हारी आंखें देखकर पढ़ लेती हूँ कि तुम किससे मिलने जाते हो और किससे नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो देखना, हम कहीं के नहीं रहेंगे। तुम ठाकुर को नहीं जानते हो, कितना गुस्से वाला आदमी है। अगर उसे पता चल गया तो वो हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ेगा। माँ, लेकिन काव्या बिल की बहुत अच्छी है और मुझसे बहुत प्यार करती है। वो मेरा साथ जरूर देगी। इतने में ही घर के बाहर ठाकुर आ जाता है और ठाकुर गांव वालों को भी इकट्ठा कर लेता है। बाहर आ। ओ शांति, घर के अंदर क्या कर रही फिर डरी सहमी शांति और आर्यन दोनों घर से बाहर आते हैं। है? तुम दोनों माँ बेटे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसाने की? तुमने अपनी औकात देखी है। एक भिखारी होकर मेरी बेटी से शादी करने की ख्वाब देख रहा है। इतने में शंकर आ जाता है। अरे क्या हुआ ठाकुर साहब? आप क्यों मेरी पत्नी और मेरे बेटे को डांट रहे हैं? शंकर, गरीब होकर तुम्हारा बेटा को राजकुमार बनने की ख्वाब देखता है। नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। और हम गरीब हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे बेटे पर उंगली उठाएं। चले जाइए, वरना मैं राजा से शिकायत कर दूंगा। अरे देखो रे देखो, गरीब भिखारी होकर अकड़ कितनी है। ठाकुर साहब को धमकी दे रहा है। तो तू मुझे सिखाएगा कि मुझे गलत फहमी है? रुक जा, अभी बताता हूं। जब तक तुम गरीबों का खून नहीं बहता ना, तब तक तुम लोगों को अकल ठिकाने नहीं आती है। फिर ठाकुर अपनी कमर से एक चाकू निकालता है और शंकर के सीने में उतार देता है। नहीं नहीं, ये आपने क्या किया ठाकुर साहब? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था?
अब मेरे परिवार के ऊपर से मेरा साया उठ जाएगा। मेरी पति का क्या होगा? शंकर जमीन पर गिर जाता है और वहीं शांति और आर्यन यह देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। ये आपने क्या किया ठाकुर साहब? आपने मेरे पति को क्यों मार दिया? इसमें इनकी क्या गलती थी? ठाकुर साहब, मैं आपकी बेटी से सिर्फ प्रेम करता था। उसके बदले ये सब करने की क्या जरूरत थी? आपकी बेटी ने भी तो मुझसे प्रेम किया था, फिर सजा सिर्फ मुझे क्यों? आपने मेरे पिताजी को क्यों मारा? अच्छा, तो तुम अब मुझसे जुबान लड़ाओगे? रुक जा, अभी बताता हूं। तुम्हारी अक्ल अभी तक ठिकाने नहीं आई है। राघवन क्या देख रहा है? जा, इसके घर में ताला बंद कर दे। आज के बाद ये दोनों इस घर में नहीं रहेंगे। ऐसा पत्थर दिल मत बनो ठाकुर साहब। आपने मेरे पति को मार दिया और हमें इस ठंड में घर से बाहर निकाल रहे हो। क्यों? कुछ तो रहम करो ठाकुर साहब, कुछ तो रहम करो। तुम जैसे भिखारी पर रहम करने के लिए मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है। अब आइंदा कभी मेरी बेटी को मत देखना, समझ गया ना लड़के? वरना उस दिन तुम दोनों माँ बेटे में से किसी एक की लाश उठेगी। फिर ठाकुर गुस्से में वहां से चला जाता है और राघवन घर को ताले से बंद कर देता है। अरे लड़के, मैंने इसमें ताला बंद कर दिया है। तुम दोनों इसके अंदर जाने की कोशिश भी मत करना। राघवन भी चला जाता है। शांति और आर्यन दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? पिताजी, पिताजी उठिए ना, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको ये दिन देखना पड़ा। पिताजी। हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे भला कोई इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? देखो, आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिता को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तुम्हारे जैसा बेटा तो भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। अरे तुम ठीक कह रही हो। अरे इन लोगों को अकल टिकाने नहीं आती। पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हुए हैं। चलो चलो चलो, चलते हैं। अगर हम ज्यादा देर तक रुके तो पता नहीं ठाकुर का गुस्सा हमारे ऊपर भी ना फूट पड़े। उसका गुस्सा तो पूरा गांव जानता है। फिर सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। शांति वहीं बैठकर फूट फूट कर रोती रहती है। माँ, मुझे माफ कर दो। आज मेरी वजह से पिताजी हम दोनों को छोड़कर चले गए। अगर मैं काव्या से प्यार नहीं करता तो शायद आज ये नहीं होता। मैंने तुम्हें उसी दिन के लिए कितनी बार समझाया था बेटा, रुक जा, रुक जा। देखो, आज तुम्हारे पिता को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और हमें इस ठंड में घर से बाहर निकाल दिया गया। अब हम क्या करेंगे? मुझे माफ कर दीजिए। अब हमें पहले तो पिताजी का अंतिम संस्कार करना होगा। हम अंतिम संस्कार कहाँ से करेंगे बेटा? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं और ना ही कोई सामान। ठाकुर ने घर में ताला बंद कर दिया और अब हम चाहकर भी अंदर नहीं जा सकते। हम किसी गांव वाले से मदद मांग कर देखते हैं, शायद कोई हमारी मदद कर दे। अभी तुमने देखा ना, गांव वाले क्या क्या बोल कर गए। उनमें से कोई हमारी मदद नहीं करेगा। चलो, हम तुम्हारे पिता को ऐसे ही मिट्टी खोदकर दफना देते हैं। इसके सिवा हम कर भी क्या सकते हैं? फिर दोनों माँ बेटा रोते हुए शंकर को ले जाते हैं और जंगल में मिट्टी खोदकर दफना देते हैं और वहीं फूट फूट कर रोने लगते हैं। रात होने लगती है। ठंड लगातार अब बढ़ती जा रही थी। बेटा, मुझे बहुत जोरों से ठंड लग रही है। अब मैं क्या करूं? माँ, मुझे भी ठंड लग रही है और रात और बढ़ेगी तो ठंड भी बढ़ेगी। हमें किसी से मदद लेनी होगी। चलो देख कर आते हैं। ठंड बर्दाश्त से बाहर हो रही है। दोनों गांव की तरफ चले जाते हैं और एक घर के सामने रुकते हैं। कमला काकी, कमला काकी बाहर आइए। क्या हो गया? अब तुम माँ बेटा क्या चाहते हो? काकी, माँ तो बहुत ठंड महसूस कर रही है। हमें कुछ गर्म कपड़े दे दीजिए। नहीं, मेरे पास कोई कपड़े नहीं हैं और वैसे भी मैं ठाकुर से दुश्मनी नहीं लेना चाहती। उसने सबको धमकी दी है कि कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ऐसा मत करिए। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा? भगवान के लिए कुछ तो दे दीजिए। कमला बिना कुछ कहे घर के अंदर चली जाती है
ऐसे ही दोनों कई घरों में जाती हैं, पर कोई मदद नहीं करता है। फिर थककर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और पूरी रात ठंड से कांपते हुए बिताने लगती हैं। शांति की हालत अब खराब होने लगी थी। आर्यन चुपके से उठता है और ठाकुर के हवेली की ओर जाता है। ठाकुर से छुपता छुपाता वो काव्या के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अरे तुम मेरे घर क्यों आए हो? इस समय जाओ। अरे घर जाओ, पिताजी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे साथ क्या हुआ है? तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं पता। क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? तुम्हारे पिता ने आज मेरे घर आकर मेरे पिताजी को जान से मार दिया और माँ को और मुझे घर से निकाल दिया है, और मुझे धमकी दी है कि अगर मैं तुमसे फिर कभी मिला तो वो मेरी माँ को जान से मार देंगे। इतना सब हो गया है और अभी तक तुम्हें कुछ पता नहीं है। क्या? मेरे पिताजी ने इतना कुछ किया और मुझे अभी तक पता भी नहीं है। मैं अभी पिताजी से बात करती हूँ। फिर काव्या वहां से निकल पड़ती है। पिताजी, ये आपने क्या किया? आपने आर्यन के पिताजी को जान से मारा और घर से भी क्यों निकाल दिया? अच्छा, तो तू अब मुझसे सवाल पूछेगी? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस जैसे गरीब लड़के से प्रेम करने की? दुनिया में बहुत सारे पैसे वाले के बेटे हैं, राजकुमार है, और भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तुमने इन सबको छोड़कर एक गरीब लड़के से प्रेम क्यों किया? और तू तो जानती है मुझे गरीबों से सख्त नफरत है। तो भूल जाओ, उस लड़के से मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं होने दूंगा। अगर तूने एक शब्द और उसके बारे में कहा तो देख, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुमने कुछ भी किया तो इसकी कीमत तुम्हें और तुम्हारी मां को चुकानी पड़ जाएगी। अब चली जाए यहां से। फिर काव्या वहां से चली जाती है और आर्यन के पास आती है। मुझे माफ कर दो। मैं अपने पिताजी से ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई। अगर मैंने आवाज उठाई तो वो मेरी माँ को बहुत मारेंगे। उन्होंने मुझे धमकी दी है और मैं अपनी माँ को तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। मेरी माँ से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। मुझे माफ कर दो। मैं अपने पिताजी के खिलाफ जाकर तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारी माँ माँ है और मेरी माँ माँ नहीं है जो इतनी ठंड में बाहर है। मेरे पिताजी भी इस प्रेम की वजह से मर गए, और तुम कैसी इंसान हो जो अपने प्रेम के लिए कदम भी नहीं उठा सकती। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फिर भी मैं अपने प्रेम को बचाना चाहता हूं। लेकिन तुम नहीं चाहती हो कि हमारा प्रेम बचे। मैं समझ गया। मैं जिस इंसान के लिए अपने पूरे परिवार को इतना तकलीफ में डाला, वो अपने पिताजी से एक सवाल तक नहीं कर सकती है। आइंदा तुम कभी मेरे सामने मत आना। मुझे भी अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। आज से हम दोनों का रिश्ता खत्म है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पिताजी के पास मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पाती हूँ, और आर्यन को पाने की अब कोई उम्मीद भी नहीं लगती। मुझे उसके प्यार को भूलना ही होगा। उसको भूलने में ही बेहतरी है। परिवार की इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। हम बड़े लोग हैं, हमको तो इज्जत का सोचना ही पड़ेगा। जल्दी जल्दी आर्यन अपनी माँ के पास आता है। माँ, तुम ठीक हो ना? बेटा, मेरा शरीर अब काम नहीं कर रहा है। ठंड की वजह से लगता है पूरा शरीर जम गया है। गांव वालों ने तो हमारी मदद करने से भी इनकार कर दिया है। मैं एक काम करता हूँ, किसी से पुराना कपड़ा ही मांग कर देखता हूँ। शायद कोई फटे पुराने कपड़े दे दे, उसी से हमारी ठंड कट जाएगी। नहीं तो ये ठंड तो बढ़ती जा रही है। आर्यन रोता हुआ वहां से निकल पड़ता है और थोड़ी दूर जाने के बाद एक बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी के अंदर फूट फूट कर रो रही होती है। अरे अम्मा को क्या हो गया? अम्मा रो क्यों रही है? जाकर देखता हूँ। फिर आर्यन उस औरत के पास जाता है। क्या हुआ अम्मा? आप रो क्यों रही हो? मेरी तबीयत बहुत खराब है, बहुत दर्द है बेटा, और मेरा बेटा शहर गया है। पता नहीं वो कब तक आएगा। और मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है बेटा। मुझे दवा नहीं मिल रही। पता नहीं बेटे ने कहाँ रख दी।
इतनी रात में कहाँ ढूंढूं समझ ही नहीं आ रहा। मुझे कुछ दिखता नहीं है और ये दर्द मेरी जान ले रहा है। मैं आपके लिए दवा ढूंढता हूँ। हाँ बेटा, मेरी मदद करो, नहीं तो आज ये दर्द मेरी जान ले लेगा। फिर आर्यन बूढ़ी औरत की दवा ढूंढकर उसके सामने रख देता है और उसको दवा खिलाता है। तब तक जब तक उसका दर्द ठीक नहीं होता उसके पास ही बैठा रहता है। जब अम्मा को थोड़ी राहत मिलती है तो बूढ़ी औरत कहती है, तुम दिल के बहुत अच्छे हो बेटा, तुमने मेरी मदद की, वरना आज के जमाने में कौन किसकी मदद करता है। अम्मा, बोलूंगा तो कि बिना स्वार्थ के कोई किसी की मदद नहीं करता, परंतु आज मदद मांगना मेरी मजबूरी है। अम्मा, मुझे गर्म कपड़े दे दीजिए ना। ठंड की वजह से मेरी माँ की तबीयत खराब हो रही है और हमारे पास कोई गर्म कपड़े भी नहीं है। अरे तुमने मेरी मदद की है तो मैं तुम्हें गर्म कपड़े जरूर दूंगी, पर मेरे पास तो नया नहीं है, बस एक छोटी सी चादर है। अगर तुम चाहो तो वो ले सकते हो। हाँ, क्यों नहीं, वो भी ठीक रहेगा अम्मा। फिर आर्यन चादर लेकर शांति के पास जाता है। बेटा, तुम ये चादर कहाँ से लेकर आए हो? माँ एक बुढ़िया अम्मा थी, ये चादर उन्होंने ही दी है। अब जल्दी से ये चादर ओढ़ लो, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। तुम्हें भी लग रही होगी बेटा, आओ दोनों मिलकर ओढ़ते हैं। अम्मा, ये चादर बहुत छोटी है, इसमें कोई एक ही आ सकता है, आप इसको ओढ़ लो। माँ, मेरी वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है, ये मुझसे देखा नहीं जाता है। मैं कैसा बदनसीब बेटा हूँ जो बाप को मरवा दिया और माँ का ये हाल कर दिया। खुद को दोष मत दे बेटा, जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। फिर वो शांति को चादर ओढ़ा देता है और दोनों इकट्ठे होकर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। ऐसे ही आधी रात हो जाने के बाद ठंड हर पल बढ़ती जा रही थी। शांति और आर्यन दोनों भूख प्यास से बेहाल थे। फिर आधी रात होते ही आर्यन नींद में ही कांपने लगता है। तभी शांति की नींद खुल जाती है। मेरे बेटे ने मुझे चादर उड़ा दी और खुद ठंड से कांप रहा है। अब तो बर्फ भी गिर रही है। मुझे अपनी चादर अपने बेटे को दे देनी चाहिए। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। फिर शांति अपनी चादर लेकर आर्यन के ऊपर डाल देती है और आर्यन नींद में ही सोया रहता है। और सुबह होते ही शांति और आर्यन दोनों के शरीर पर बर्फ जम चुकी होती है और दोनों हिल भी नहीं पा रहे होते हैं। बहुत देर वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। कुछ देर में एक राजकुमारी आकाशी वहां से गुजरती है और वो ये दृश्य देखकर घबरा जाती है। अरे ये क्या, ये दोनों माँ बेटा और वो भी बर्फ से ढके हुए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? इन दोनों की तो जान चली जाएगी। मुझे इन दोनों का जल्द से जल्द इलाज कराना होगा। सैनिकों, इन दोनों को जल्दी से राजमहल लेकर चलो। फिर सैनिक शांति और आर्यन को दोनों को लेकर राजमहल जाते हैं। वैद्य जी, आप जल्दी से इन दोनों का उपचार करिए और देखिए कि इन दोनों को हुआ क्या है। जी राजकुमारी, मैं अभी दोनों का उपचार करता हूँ। फिर वह दोनों का उपचार करते हैं, लेकिन शांति ठंड की वजह से पूरी तरह से जम चुकी होती है और वो नहीं बच पाती है। वहीं थोड़ी ही देर बाद आर्यन को होश आता है। मैं कहाँ हूँ और ये कौन सी जगह है? आर्यन घबराता है कि तभी वो अपने शरीर पर चादर देखता है। ये क्या? ये चादर तो मैं अपनी माँ को उड़ाया था, फिर ये मेरे शरीर पर कैसे आ गई? और ये मैं कहाँ आ गई हूँ? मेरी माँ भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। घबराओ मत, मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ और तुम इस वक्त राजमहल में हो और तुम्हारा इलाज चल रहा है। मेरी माँ कहाँ है राजकुमारी? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तुम्हारी माँ और तुम दोनों के शरीर पर बुरी तरह से बर्फ जम चुकी थी। मैंने तुम दोनों को यहाँ लाकर इलाज तो करवाया, लेकिन तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है। तुम्हारी माँ के शरीर पर यह चादर थी, इसी वजह से तुम बच पाए हो।
लेकिन तुम्हारी माँ के शरीर पर कोई गर्म कपड़ा नहीं था। इस वजह से उनके शरीर का खून बर्फ बनकर जम चुका था और मैं चाहकर भी उन्हें नहीं बचा पाई। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। पहले पिताजी, अब मेरी माँ। मुझे बताओ पूरा सच, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या परेशानी है, और तुम लोग इतनी ठंड में अपना घर छोड़कर उस पेड़ के नीचे क्यों बैठे थे? मुझे सब कुछ बताओ। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मुझे मर जाना चाहिए। आर्यन वहां से भागने लगता है। नहीं, ये पूरी तरह से टूट गया है। ये आत्महत्या कर लेगा। मुझे इसे बचाना होगा। फिर राजकुमारी उसके पीछे भागती है और आर्यन को पकड़ लेती है। मुझे नहीं जीना है। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। तुम इस तरह से नहीं जा सकते हो। इस तरह से हार मानने से कुछ नहीं होता। जो परेशानी है उसका सामना किया जाता है। इस तरह पीठ दिखाने से कोई हल नहीं निकलता है। दासी क्या कर रही हो? चलो इधर आओ। क्या हुआ राजकुमारी? देखो, इसका बुरा हाल है। तुम इसे अच्छे से संभालो जब तक ये दिमागी तौर पर पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। जी राजकुमारी, मैं इनका अच्छे से ध्यान रखूंगी। फिर दासी आर्यन को लेकर वहां से चली जाती है और ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। आर्यन हर वक्त रोता रहता है, जिसे देखकर राजकुमारी बहुत परेशान हो जाती है। मेरी माँ, मेरे पिताजी, काव्या, ये तुमने अच्छा नहीं किया। ये क्या हो गया है? जब से ये महल में आया है रोता ही रहता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब तक ये कुछ बोलेगा नहीं तब तक इसकी परेशानी समझ में कैसे आएगी? तभी राजा वहां आ जाते हैं। क्या हुआ पुत्री? तुम बहुत परेशान लग रही हो। पिताजी, पता नहीं हमारे राज्य में क्या हो रहा है। माँ बेटा बर्फ की तरह जमे हुए थे, वो भी एक पेड़ के नीचे मिले। मैंने आर्यन को तो बचा लिया, लेकिन उसकी माँ मर गई और ये जब से महल में आया है रोता ही जा रहा है। जरूर इसके दिल में कोई बड़ा गहरा जख्म है। हमें इसे थोड़ा वक्त देना चाहिए ताकि ये खुद अपना दुख बता सके। हाँ पिताजी, मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ कि ये अपनी तकलीफ हमसे साझा करे ताकि हम इसकी मदद कर सकें। फिर ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन राजकुमारी दासी को बुलाती है। तुम आर्यन का अच्छे से ध्यान रख रही हो ना? जी राजकुमारी, मैंने उसका अच्छे से ध्यान रखा है। तुम एक औरत हो, तुम इसके दिल की बात को बेहतर समझ सकती हो। उससे पूछो आखिर इसके साथ क्या हुआ है। राजकुमारी, मैंने कई बार पूछने की कोशिश की है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं बताया है। आप निश्चिंत रहिए, आज मैं उसकी पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करूंगी। फिर दासी वहां से निकलकर आर्यन के पास जाती है, जहां आर्यन खिड़की से बाहर एक पेड़ को देख रहा होता है। क्या हुआ आर्यन? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। कुछ तो बात है, मुझसे बता सकते हो? तुम्हारी तरह मैं भी गरीब ही हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई ऐसा भी नहीं है जिससे मैं अपने दिल की बात बांट सकूं। यदि तुम अपना दुख मेरे साथ बांट लो ना, तो मैं तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी। मैं इस खिड़की से बस वो पेड़ देख रहा हूँ जिस पेड़ के नीचे मेरी माँ ने अपने सांस तोड़ दी थी। हम दोनों माँ बेटा एक पेड़ के नीचे बैठे रहे रात भर और मेरी माँ ने उसी पेड़ के नीचे दम तोड़ दिया। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। सच कहूं तो अब मुझे अमीरों से डर लगता है। जब से मैं यहाँ आया हूं तब से बहुत डरा हुआ हूं, क्योंकि अमीर पैसे वाले लोग जान लेने में एक पल भी नहीं लगाते हैं। फिर दासी धीरे धीरे मीठी बातों में आर्यन की पूरी सच्चाई जान लेती है और दासी राजकुमारी के पास जाती है। क्या हुआ? तुम बहुत घबराई हुई लग रही हो। जी राजकुमारी, उसने अपनी सारी सच्चाई बता दी है। वो एक ठाकुर की बेटी से प्रेम करता था। ठाकुर ने उसके पिता को मरवा दिया। गांव वालों ने भी मदद नहीं की और ठंड के कारण इसकी माँ की मौत हो गई। इसी वजह से वो पूरी तरह टूट चुका है। क्या?
हमारे राज्य में इतना बड़ा अन्याय हुआ है। फिर राजकुमारी गुस्से में आर्यन के पास जाती है। तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ और तुमने हमें बताया भी नहीं। आज इसका फैसला होगा और दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। फैसला तो लेना ही होगा। चलो हम पिताजी से अभी बात करते हैं। नहीं राजकुमारी, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। अब आप रहने दीजिए। नहीं, मुझे नहीं जाना राजकुमारी। नहीं, तुम्हें चलना ही होगा। फिर राजकुमारी आर्यन का हाथ पकड़ लेती है और राजा के सामने आती है। क्या हुआ पुत्री? फिर राजकुमारी सारी सच्चाई बता देती है। क्या इतना बड़ा घिनौना अपराध हमारे राज्य में हो रहा था? ये तो बहुत ही बड़ा पाप है। हमें इस पर फैसला लेना ही होगा। वैसे पिताजी, मैं आर्यन से विवाह करना चाहती हूँ, क्योंकि इसका दिल पूरी तरह से टूट चुका है और ये जीने की उम्मीद भी खो चुका है। मैं इससे विवाह इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये सुंदर है। मुझे उससे विवाह कर लोगों को ये दिखाना है कि प्रेम के विवाह में हर इंसान समान होता है। ये तो बहुत खुशी की बात है पुत्री। अगर तुम विवाह करना चाहती हो तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं महाराज, मैं राजकुमारी से विवाह नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी वजह से मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे और मुझे लगता है मेरा होना ही सबके लिए खराब है। अगर मैं राजकुमारी की जिंदगी में कदम रखूंगा तो शायद उनके साथ भी सब कुछ बुरा ही हो जाएगा। नहीं बेटा, तुम दिल के बहुत अच्छे हो। बस आसपास के लोग बुरे थे, तुम बुरे नहीं हो। मैं आज ही तुम दोनों का धूमधाम से विवाह करवाता हूँ। फिर कुछ ही देर में राजमहल में धूमधाम से तैयारी होती है और राजकुमारी और आर्यन का खुशी पूर्वक विवाह हो जाता है। पिताजी, हमारा विवाह तो हो गया, पर एक काम बच गया है। उन सभी लोगों को सजा देना है जिन्होंने आर्यन के साथ इतना बुरा किया है। ठीक है राजकुमारी, मैं अभी इसी वक्त ठाकुर और बाकी गांव वालों को राजमहल में बुलवाता हूँ। सैनिकों, जाओ और जितने भी गांव वाले हैं, ठाकुर और उसकी बेटी, सभी को अभी राजमहल में उपस्थित करो। फिर सैनिक जाते हैं और ठाकुर को और ठाकुर की बेटी को और सभी गांव वालों को बुलाकर राजमहल में उपस्थित करते हैं। अरे ये क्या? ये तो आर्यन है और ये राजकुमारी के बगल में क्यों खड़ा है? कहीं राजकुमारी ने इससे विवाह तो नहीं कर लिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे ये कैसे हो सकता है? राजकुमारी इसके बगल में क्यों खड़ी है? शांत हो जाओ सब लोग, यहां ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ठाकुर बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक गरीब इंसान को जान से मारने की? तुम्हारी बेटी ने भी इससे प्रेम किया था, फिर तुमने सजा सिर्फ इसके ही परिवार को क्यों दी? महाराज, वो एक गरीब लड़का था, मेरे घर का दामाद नहीं बन सकता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। यदि फैसला तुम ही करने लगो तो मैं यहां क्यों बैठा हूं? तुम्हारी बेटी ने भी प्रेम किया, इस हिसाब से तुम्हें भी मृत्युदंड मिलना चाहिए। हाँ, और जिन लोगों ने इसे झुकाने की कोशिश की थी, आज देख लें, ये इस राज्य का राजकुमार बन गया है और मैंने आर्यन से विवाह करवा दिया है और आज से ये मेरी बेटी की पति है। नहीं आर्यन, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुमने राजकुमारी से विवाह क्यों किया? मैं तुमसे आज भी प्रेम करती हूँ। मैं तुम जैसे इंसान से प्रेम क्यों कर बैठा? ये सोचकर मुझे खुद पर शर्म आती है, जो अपने पिता से एक शब्द भी नहीं कह सकी। मैं तुमसे नफरत करता हूं, नफरत। सैनिकों, ठाकुर और उसकी बेटी दोनों को ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दो। नहीं नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। अब ऐसा नहीं करेंगे महाराज। माफी मांगने से इसके माता पिता वापस नहीं आएंगे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और तुम सभी गांव वाले ध्यान से सुन लो। तुम्हें क्या लगा कि गरीब होने का मतलब कोई इंसान नहीं होता? तुम सब बराबर के दोषी हो। अगर आगे से किसी गरीब के साथ अन्याय हुआ और किसी ने चुप्पी साधे तो उसे भी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। फिर सैनिक ठाकुर और उसकी बेटी को लेकर चले जाते हैं। फिर सभी गांव वाले सर झुकाकर राजमहल से चले जाते हैं। आज पहली बार लगा कि इस राज्य में हमारी भी कोई अहमियत है।
मुझे तो लगता था गरीब होना ही पाप है। महाराज और राजकुमारी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये समझाया कि इंसान की कीमत दिल से होती है। बेटा, ये तुम्हारा हक था। तुम दिल के बहुत नेक हो। रिश्ता हमेशा दिल से बनता है, अमीरी गरीबी से नहीं।